कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठी, किताब खुली है और दिमाग में पहला ख्याल आता है, यार बस 5 मिनट फोन देख लेती हूँ। या फिर अचानक से जोरों की भूख लग जाती है। बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद आप सोच रही होती हैं कि पढ़ाई लिखाई से तो अच्छा होता मैं लामा पाल रही होती। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो आप अकेली नहीं है। और देखिए, यहाँ एक आंकड़ा है जो शायद चौंका दे। हमारे आज के स्रोत कॉग्निटिव शॉर्टकट्स के हिसाब से लगभग 90% छात्र अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। वो घंटों तक नोट्स को घूरते रहते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, लेकिन असल में उनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता। और इस समस्या की जड़ बहुत सीधी सी है। जैसे हम पारंपरिक पढ़ाई कहते हैं, वो असल में एक बहुत ही पैसिव गतिविधि है। पैसिव? हाँ, बस आंखों के सामने से शब्दों को गुजारना जानकारी को दिमाग में बिठाने का शायद सबसे खराब तरीका है। दिमाग को जब तक आप काम पर नहीं लगाएंगे, वो सीखेगा नहीं। तो आज हमारी बातचीत का मिशन बिल्कुल साफ है। हम इस स्रोत से कुछ बहुत ही दमदार अध्ययन तकनीकों या कहें कि ब्रेन हैक्स पर गहराई से बात करेंगे। ब्रेन हैक्स। ये वो तरीके हैं जो न सिर्फ सीखने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, बल्कि बर्नआउट से भी बचा सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी हैं जो जेईई या नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम पहले कुछ आसान आदतों से शुरू करेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे अपने दिमाग के सोचने का तरीका ही बदल दिया जाए। तो चलिए इसे समझते हैं। तो पहली तकनीक है जिसे स्रोत कहता है द एक्सपेक्टेशन हैक। इसका मूल विचार ये है कि हमारा दिमाग स्वभाव से थोड़ा आलसी होता है। हाँ। आप उसे जितना समय देंगी वो उस काम को उतने ही समय में फैला देगा। बिल्कुल। इसे पार्किंसन का नियम भी कहते हैं। काम हमेशा दिए गए समय को भरने के लिए फैल जाता है। अच्छा। आपने महसूस किया होगा, अगर किसी काम के लिए कोई डेडलाइन ना हो तो 10 मिनट का काम भी 2 घंटे तक खिंच सकता है। सही बात है। हम उसे टालते रहते हैं और हमारा दिमाग उसे और भी बड़ा और मुश्किल बना देता है। अरे पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये सोचकर ही हिम्मत जवाब दे जाती है। तो इसका समाधान क्या है? घंटों की पढ़ाई का पहाड़ जैसा प्लान बनाने के बजाय स्रोत कहता है कि इसे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ दो। बस 20 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करके शुरू करो। सिर्फ 20 मिनट। ये सोचना है कि मैं बस 20 मिनट पढ़ूंगी, उसके बाद चाहे तो उठ जाऊंगी। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। 20 मिनट जैसा छोटा लक्ष्य शुरू करना बहुत आसान लगता है। हाँ, बस 20 मिनट ही तो है। बिल्कुल। ये सोचकर टालमटोल की आदत टूट जाती है और अक्सर होता यह है कि आप 20 मिनट के इरादे से बैठते हैं, एक लय बन जाती है और आप 40 मिनट या 1 घंटे तक पढ़ लेते हैं। सही। वो जो शुरू करने की सबसे बड़ी बाधा थी, वो पार हो जाती है। अच्छा, तो मान लीजिए हम 20 मिनट के लिए बैठ गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बस किताब को घूरते रहते हैं। क्या स्रोत ये भी बताता है कि उन 20 मिनटों को असरदार कैसे बनाया जाए? हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत कहता है कि टाइमर शुरू करने से पहले एक लाइन में ये लिख लो कि आप उन 20 मिनटों में ठीक ठीक क्या करने वाले हैं। जैसे मैं प्रकाश संश्लेषण के नोट्स पढ़ूंगा और उस पर खुद से 5 सवाल पूछूंगा, या मैं मैथ्स के इस टॉपिक के 3 सवाल हल करूंगा। अच्छा। जब दिमाग को इतना स्पष्ट निर्देश मिलता है तो उसके भटकने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो एक बार जब आप 20 मिनट के लिए बैठ गए, तो अगला सवाल यह है कि इन 20 मिनटों में करना क्या है? इतने सारे विषय हैं, इतने सारे चैप्टर हैं। और यहीं पर स्रोत का दूसरा बड़ा आइडिया काम आता है, 80-20 का नियम। हाँ, इसे परेटो सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अक्सर आपके 80% नतीजे आपके 20% प्रयासों से आते हैं। पढ़ाई के मामले में इसका मतलब है कि आपके 80% सवाल आपके सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से आते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा आइडिया है। लेकिन ये पता लगाना ही तो सबसे मुश्किल काम है कि यार वो 20% हिस्सा है क्या? क्या सोर्स इसमें कोई मदद करता है? बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर छात्र इसी में खो जाते हैं। वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी ठीक से याद नहीं रख पाते। सही पकड़ा। स्रोत इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताता है। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है, पिछले 5-10 सालों के परीक्षा पत्र उठाओ। अच्छा। आपको तुरंत एक पैटर्न दिखने लगेगा कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा, अपने शिक्षकों से बात करो। उन्हें अपने अनुभव से पता होता है कि क्या सबसे जरूरी है। और तीसरा, किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले उसका सारांश पढ़ो। इससे अंदाजा हो जाएगा कि चैप्टर का फोकस कहाँ है। बिल्कुल, कि इस चैप्टर का दिल कहाँ है। के बारे में है कि क्या नहीं पढ़ना है। हाँ।
या उन चीजों को बार बार नहीं पढ़ना है जो हमें पहले से आती हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है। हम अक्सर उन विषयों को दोहराते हैं जो हमें आसान लगते हैं, क्योंकि इससे हमें अच्छा महसूस होता है। एक क्या कहते हैं, झूठी संतुष्टि मिलती है। हाँ, कि मेरी पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल। लेकिन असल में हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। असली सुधार तब होता है जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, उन मुश्किल 20% पर। तो मतलब रिवीजन की शुरुआत ही पिछले साल के पेपर से करनी चाहिए? हाँ। उसे अंत के लिए नहीं बजाना चाहिए? हाँ। ये तो बिल्कुल उल्टा है जैसा हम सोचते हैं। ये तो आपको शुरू में ही एक नक्शा दे देता है कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। क्या कमाल का आइडिया है। अब बात करते हैं द टाइमर मेथड की। ये थोड़ा थोड़ा पहले वाले हैक जैसा लगता है, लेकिन इसका मकसद अलग है। आपने कभी महसूस किया है कि जब परीक्षा की तारीख नजदीक आ जाती है तो आपका ध्यान कैसे अपने आप लग जाता है? हाँ बिल्कुल। अचानक सारी दुनिया गायब हो जाती है। ये तकनीक उसी तात्कालिकता की भावना को जानबूझकर पैदा करने के बारे में है। हाँ, इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि हमारा दिमाग लंबे समय तक एकटाना फोकस नहीं कर सकता। सही। लगातार घंटों पढ़ने से हमारी एकाग्रता कम होती जाती है और हम थक जाते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में काम करें और बीच में ब्रेक लें, तो हम लंबे समय तक अपनी दिमागी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। इसे पोमोडोरो तकनीक भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इसका तरीका बहुत सरल है। 30 मिनट का एक टाइमर सेट करो और उस दौरान दुनिया जहान भूलकर सिर्फ पढ़ाई करो। जैसे ही टाइमर बजे, सब कुछ छोड़कर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक में फोन मत देखो, उठो, थोड़ा घूमो, पानी पियो, फिर वापस 30 मिनट के लिए बैठ जाओ। और ये चक्कर आपके फोकस को जादू की तरह बनाए रखता है। और जो लोग अपने फोन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए स्रोत में एक मजेदार ऐप का जिक्र है, फॉरेस्ट ऐप। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जब आप टाइमर शुरू करती हैं, तो ऐप में एक छोटा सा पौधा उगना शुरू हो जाता है। अगर आप पढ़ाई के दौरान ऐप छोड़कर व्हाट्सएप पर चली गई, तो आपका वो पौधा मुरझाकर मर जाता है। तो ये एक तरह का गेम बन जाता है? हाँ, खुद को अनुशासित रखने का एक मजेदार तरीका है। और ये एक बेहतरीन टूल है, लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। ये ऐप्स बाहरी प्रेरणा पर काम करते हैं। अच्छा। असली लक्ष्य तो यह है कि पढ़ाई खुद में इतनी दिलचस्प हो जाए कि आपको पेड़ उगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसे एक शुरुआती सहारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक स्थायी समाधान के तौर पर। ठीक है, तो हमने अपना समय मैनेज कर लिया, जरूरी टॉपिक्स भी चुन लिए। अब हम उस मुश्किल कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं जो समझ ही नहीं आ रहा। इसे रटने के बजाय असल में कैसे समझें? यहाँ पर स्रोत की मेरी सबसे पसंदीदा तकनीक आती है, द फाइनमैन तकनीक। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि तुमने उसे खुद भी ठीक से नहीं समझा है। बिल्कुल, यही इस तकनीक का सार है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उस विषय के बारे में कुछ नहीं पता, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी ये कमियां पता चल जाती है। हाँ, तुरंत। ये प्रक्रिया हमें मजबूर करती है कि हम मुश्किल शब्दों और भारी भरकम परिभाषाओं के पीछे न छिपें, बल्कि विषय के मूल तक जाएं और उसे सरल बनाएं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रही हैं कि ब्लैक होल कैसे काम करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपको ये 5 साल के बच्चे को समझाना है। आप इवेंट होराइजन जैसे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपको सरल उपमाएं ढूंढनी होंगी, जैसे ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बातें आपको खुद भी साफ नहीं हैं। मुझे याद है, मैं अपने छोटे भाई को मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही थी और 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ। उसी पल मुझे समझ आया कि मैंने उसे सच में कभी समझा ही नहीं था, बस रट लिया था। बिल्कुल। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी सीखा है उसे एक खाली कागज पर ऐसे लिखो, जैसे आप किसी को चिट्ठी लिखकर समझा रहे हो, या फिर जोर से बोलकर अपने कमरे की दीवार को ही पढ़ा दो। हाँ, जब आप जानकारी को अपने मुंह से निकालते हैं या अपने हाथ से लिखते हैं, तो वो आपके दिमाग में और भी मजबूती से बैठ जाती है। अच्छा, अब जो अगली तकनीक सोर्स में दी है, मुझे सच में लगता है कि अगर छात्रों ने सिर्फ इसी एक चीज को अपना लिया, तो उनके नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ। हम सोचते हैं कि सीखना मतलब जानकारी को दिमाग के अंदर डालना है। लेकिन विज्ञान कहता है कि असली सीखना तब होता है जब हम जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर निकालने की? हाँ, स्रोत बताता है कि अध्ययनों में पाया गया है कि एक्टिव रिकॉल आपको जानकारी दोगुनी तेजी से याद रखने में मदद करता है। दोगुनी तेजी से? ये तो कमाल है। लेकिन
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप जोर लगाकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। ये वैसा ही है जैसे जिम में वजन उठाना। अच्छा। सिर्फ वजन को देखने से मांसपेशियां नहीं बनती, उसे उठाने से बनती हैं। वैसे ही सिर्फ नोट्स को पढ़ने से याददाश्त मजबूत नहीं होती, उसे याद करने की कोशिश करने से होती है। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? नोट्स को बार बार पढ़ने के बजाय किताब बंद करो और याद करने की कोशिश करो कि मुख्य बिंदु क्या थे। अगर फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो उन्हें सिर्फ देखो मत, एक तरफ का सवाल देखो और जवाब को पूरी तरह से याद करने की कोशिश करो, इससे पहले कि तुम उसे पलट कर देखो। और सोर्स में इसका एक बहुत ही शानदार तरीका दिया है जिसे ब्लर्टिंग तकनीक कहते हैं। नाम थोड़ा अजीब है पर यह बहुत असरदार है। बताइए। एक चैप्टर पढ़ने के बाद एक खाली कागज लो और बिना देखे वो सब कुछ लिख डालो जो तुम्हें उस चैप्टर से याद है। तो जो भी दिमाग में आए बस लिखते जाओ। हाँ, जब तुम पूरी तरह से अटक जाओ तब अपनी किताब से मिलाओ कि तुमने क्या क्या छोड़ दिया। ये तरीका तुरंत तुम्हारी कमियों को उजागर कर देता है। और जानते हो, हमने अब तक जितनी भी तकनीकों की बात की है, टाइमर, 80-20, फाइनमैन, ये सब एक तरह से एक्टिव रिकॉल के ही अलग अलग रूप हैं। अच्छा। ये सभी आपको निष्क्रिय पाठक से एक सक्रिय शिक्षार्थी बनाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये सारी तकनीकें, ये सारे ब्रेन हैक्स एक चीज के बिना बिल्कुल बेकार हैं। और वो एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर छात्र परीक्षा के समय सबसे पहले कुर्बान कर देते हैं। नींद और व्यायाम। हाँ। हम दिमाग के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि अगर आपका हार्डवेयर ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा। सही बात है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रात भर जागकर पढ़ने से ज्यादा पढ़ाई होती है। ये सच से कोसों दूर है। क्यों? मतलब ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा पढ़ाई, है ना? नहीं, असली खेल तो रात में शुरू होता है जब हम सो रहे होते हैं। हमारा दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह दिन भर की सारी जानकारी को छांटता है, उसे व्यवस्थित करता है और फिर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फाइल करता है। बिल्कुल, ताकि वो हमेशा के लिए याद रह जाए। अगर आप सोए ही नहीं तो आपके दिन भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। वो लाइब्रेरियन कभी काम पे आया ही नहीं। 7-8 घंटे की नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। और व्यायाम, कई लोगों को लगता है कि ये तो समय की बर्बादी है। ये आपके दिमाग के लिए एक मुफ्त अपग्रेड जैसा है। स्रोत कहता है कि सिर्फ 10 मिनट की तेज चाल भी आपकी याददाश्त और फोकस को बढ़ा सकती है। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, व्यायाम से दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे उसे ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। आपका दिमाग ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। तो अपने स्टडी ब्रेक में फोन देखने के बजाय उठकर 5 मिनट टहलना या कुछ स्ट्रेचिंग करना ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा। ये दिमाग को रीसेट कर देता है। तो हमने बहुत सी बातें की, आइए इन सभी हैक्स का एक त्वरित सारांश देते हैं, एक चीट शीट के रूप में। पहला, 20-30 मिनट के छोटे स्टडी स्प्रिंट सेट करें। दूसरा, 80-20 नियम लागू करें। तीसरा, फोकस बनाए रखने के लिए टाइमर और ब्रेक का इस्तेमाल करें। चौथा, फाइनमैन तकनीक का इस्तेमाल करें, मतलब किसी और को सिखाने की कोशिश करें। पांचवा, सबसे जरूरी, एक्टिव रिकॉल का उपयोग करें, खुद का परीक्षण करें, सिर्फ पढ़े नहीं। और छठा, अपने हार्डवेयर यानी अपने दिमाग को अपग्रेड करने के लिए रोज 7-8 घंटे सोएं और थोड़ा व्यायाम करें। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं हैं, ये सीखने के प्रति आपके नजरिए में एक मौलिक बदलाव है। निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। हाँ, ये निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करने से हटकर सक्रिय रूप से उसके साथ जुड़ने और उसे अपना बनाने की ओर एक कदम है। यही वो बदलाव है जो असाधारण परिणाम देता है। स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति के साथ समाप्त होता है, ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान शक्ति है। बिल्कुल। इन तकनीकों को जानना एक बात है, लेकिन इन्हें अपनी अध्ययन की आदतों में शामिल करना ही असली चुनौती और असली पुरस्कार है। और यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत इन तकनीकों को अकादमिक पढ़ाई के लिए बताता है, लेकिन क्या हो अगर ये तकनीकें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है? मतलब क्या हो अगर ये जीवन में कुछ भी नया सीखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकती हैं? अकादमिक दुनिया के बाहर ऐसी कौन सी एक चीज है, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या कोई नया कौशल, जिसे आप इनमें से सिर्फ एक तकनीक को अपनाकर पूरी तरह से बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।